सो इफ यू कैन सी दिस डेवलपमेंट क्या होता है वो देखते हैं। अब डेवलपमेंट एफर्ट्स मल्टीप्लायर, नाम पे से पता चल रहा है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स सबसे पहले रहेंगे। अकॉर्डिंग टू कोकोमो द मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो भी हम लोग बना रहे वो सारे मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या होगा ये समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी, डेटाबेस साइज कितना होगा एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये हम लोग देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट के जो ड्राइवर्स रहते हैं, मेन फोकस रहता है उसके अंदर। उसके बाद में कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स, मतलब अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर लिखता हूँ उसको एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा ये समझते हैं हम लोग, राइट। वो होने के बाद में हम लोग देखेंगे पर्सनल एट्रीब्यूट्स आपके कितने रहेंगे। पर्सनल एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि हम लोग वहां पे एप्लीकेशन एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने एक्सपीरियंस है आपके पास जो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट पे हम लोग देखेंगे मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, सॉफ्टवेयर टूल्स कौन से लगेंगे अलग अलग डेवलपमेंट के लिए, जो हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए, वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो वो सब आएगा यूजिंग कोकोमो मॉडल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि आपके एक्सट्रैक्ट मल्टीप्लायर, मतलब अगर आपके आप जो टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर रहे हैं वो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो सडनली क्या होंगे आपके एफर्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप अभी जो काम कर रहे हैं उससे वो डबल आपको एफर्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। एक सेकेंड ना, तो ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वही आपको दिया है, वेरी लो, लो, नॉमिनल, हाई एंड वेरी हाई। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो एफर्ट्स आपको लगेंगे, अगर आप वो टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको अगर वो टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ अगर पता है तो आप काफी ज्यादा उससे कंफर्टेबल रहेंगे, आप इजीली उसके थ्रू काम कर सकते हैं। और वो टाइम पे आपके एफर्ट्स जो है वो कम रहेंगे अगर आपको टेक्नोलॉजी का इनफ एक्सपीरियंस या इनफ नॉलेज है तो। और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एज टाइम पास्ट कोकोमो जो है वो लिमिटेशन बताता है। लिमिटेशन मतलब जैसे अगर आज के टाइम पे हम लोग जितना टफ कोडिंग देखते हैं, आई मीन जितना हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो गेमिंग्स खेलते हैं उसमें जो टफ कोडिंग रहता है, हम लोग आज के टाइम पे जो वर्चुअल रियलिटी टाइप कोई चीजें देखते हैं उसमें जो टफ कोडिंग रहता है, तो ये सब के सामने अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कोकोमो के जो एफर्ट्स है वो प्रीवियसली हिस्टोरिकली काम कर रहे थे लेकिन अभी वो एग्जैक्ट सेम वे में काम नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिंस इट्स फॉर्मुलेशन देयर हैव बीन मेनी चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। पहले जो हम लोग ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बनाते थे वैसे सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे हम लोग नहीं बना रहे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहले जितने एफर्ट्स लगते थे उतने एफर्ट्स में आज नहीं काम हो रहा है, उससे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। और उसके साथ में टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो मेजर चेंजेस क्या है, सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में हम लोग जो बना देते हैं वहां पे रीयूजेबिलिटी फैक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं रहता था, आज के टाइम पे है। देन एप्लीकेशन जनरेशन जो है प्रोग्राम्स के, वहां पे आपको चेंजेस मिलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो पहले ज्यादा यूज नहीं होता था वो आज यूज होता है। ऑनलाइन डेटाबेस स्टोरिंग वो पहले ज्यादा यूज नहीं होता था, आज यूज होता है। अब रैपिड डेवलपमेंट आज के टाइम पे जरूरी है, मतलब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई आप बैठ के डिटेल में आराम से वो बनाते रहो, और वो बनाते बनाते फिर हम लोग कहीं पे तो टाइम मिलेगा तब जाके हम लोग वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, रैपिड डेवलपमेंट एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं। मतलब बहुत सारे कोड प्रीवियसली जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए उसी का कोड को या उसी के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसी के सर्टेन मॉड्यूल्स डिजाइन्स को हम लोग रीयूज करने की बात करेंगे। कहीं पे अगर हम लोग कोई एक चीज है जैसे गूगल या फेसबुक या कोई अगर मुझे रेडीली दे रहा है तो वहीं से उसके मैं एपीआईज यूज कर लूंगा, है ना, ये सारे मेथड्स रहेंगे। तो कोकोमो मॉडल में अगर आप देखेंगे तो क्या बोला है, कॉस्टिंग फैक्टर है यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी। तो अगर आपका फिजिबिलिटी स्टडी में सबसे ज्यादा एफर्ट्स जा रहे हैं, देखो आपके यहाँ पे अगर आप देखेंगे अर्ली डिजाइनिंग जब हम लोग कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट का, तो अर्ली डिजाइनिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, आपका जो फिजिबिलिटी स्टडी है ना उसमें आपके सबसे ज्यादा एफर्ट्स जा रहे हैं। बाद में आप जैसे जैसे उसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे आएंगे तो अगर आपका फिजिबिलिटी स्टडी अगर करेक्ट हुआ है तो आप अपने कॉस्टिंग से बहुत ज्यादा पास में आते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि आपका फिजिबिलिटी स्टडी अगर करेक्ट गया तो आपको एग्जैक्टली पता है क्या बनाना है, तो वो टाइम पे आपके जो लॉसेस है उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए। अर्ली डिजाइन पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिए, तो अगर आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग फिजिबिलिटी स्टडी के बेस के ऊपर वो अगर करेक्ट हो गया तो आपके डिजाइनिंग करेक्ट जाएंगे, और डिजाइनिंग अगर करेक्ट है तो हम लोगों ने जो सोचा है वो लाइंस पे ही आपके कॉस्टिंग फैक्टर्स काम करेंगे जब हम लोग डेवलपमेंट्स पे आएंगे तब।
सो ये आपका वही सेम SDLC वाला पार्ट है जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि अगर मैं अर्ली डिजाइन करता हूँ और उसके साथ में अर्ली डिजाइन या अर्ली जो हम लोगों के स्टार्टिंग में जो एफर्ट्स रहते हैं उसके साथ में अगर मैं अपना ये काम चालू करता हूँ तो वो कैसे काम करेगा। तो कोकोमो मॉडल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला, इनकॉर्पोरेट अ रेंज ऑफ सब मॉडल्स प्रोड्यूसेस इंक्रीजिंगली एक्यूरेट एस्टिमेट्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे। 4 सब मॉड्यूल्स होते हैं उसके। एक एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉड्यूल है जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के कौन से पार्ट हम लोग यहाँ पे कंपोज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अर्ली डिजाइनिंग मॉड्यूल कि क्या रिक्वायरमेंट मेरे पास अवेलेबल है और उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने कौन से डिजाइन या कौन से पार्ट अब तक चालू नहीं किए, मतलब रिक्वायरमेंट मेरे पास है लेकिन उसके ऊपर अभी तक हम लोगों ने काम चालू नहीं किया है। तो वो टाइम पे फिर हम लोग ये वाले पॉइंट्स पे आएंगे जहाँ पे हम लोग वो जो हम लोग के पास एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग यूज करेंगे। रीयूज मॉडल नाम से ही पता चल रहा है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करते जाएंगे, राइट। देन पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल यूज्ड वंस द सिस्टम आर्किटेक्चर हैज बीन डिजाइन्ड एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इज अवेलेबल, ये आएगा। तो पोस्ट आर्किटेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक बार बनने के बाद में अब वहां पे हम लोग एग्जिस्टिंग डिजाइन में कहाँ पे क्या क्या चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अब ये मेरे पास टोटल हर एक चीजें अवेलेबल है। तो ये आप देखो कि ये बहुत सिंपल से हम लोग को कोकोमो के थोड़े वेरिएशंस दिए हुए हैं और वही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो कोकोमो 2 स्केल फैक्टर आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या बोला है, प्रेसिडेंटनेस डिग्री टू विच देर आर पास्ट एग्जाम्पल्स जो आपको दिए और उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट में कितना आता है वो देखेंगे हम लोग। बाद में हम लोग आर्किटेक्चर रिस्क एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। वही सेम पॉइंट्स है जो हम लोगों ने देखे थे। अगर टीम में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो कैसा टीम होना चाहिए, कौन से टीम्स में कौन से मेंबर्स हम लोग के पास होने चाहिए वो देखेंगे। स्केल फैक्टर्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास जो एफर्ट्स हम लोग डाल रहे हैं फैक्टर एफर्ट्स वो हाई लो है। ये एक सिंपल सा टेबल दिया आपको। सो ऊपर जो हम लोगों ने एफर्ट्स देखे उसी के बेस के ऊपर यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और उसी का यहाँ पे एग्जांपल्स दिए स्केल फैक्टर के। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इज डेवलपिंग एन एप्लीकेशन विच इज वेरी सिमिलर टू अ प्रीवियस वन जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था। तो क्या हो गया, अगर ऑलरेडी आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो आपके एफर्ट्स जो है वो बहुत प्रिसाइज रहेंगे। यहाँ पे आप बहुत कम रिस्क के साथ में विद अ हायर नॉलेज आप ये फैक्टर्स पे काम कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना। और आप एक टीम में इजीली सबको पता रहेगा कि किसके क्या टास्क है बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ऐसे चीजों पे काम कर चुके हैं। वो ये स्केल फैक्टर देन ये इक्वेशन दिया है, ये आपका काम का नहीं है, ये जाने देना। एफर्ट मल्टीप्लायर एज वेल एज स्केल फैक्टर्स में आपको क्या बोला है कि जैसे अगर मैं यहाँ प्रोडक्टिविटी पे रिलाई करता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से क्या होगा, एफर्ट्स मेरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन सेम वे यहाँ पे होता है कि रीयूज कितना रिक्वायर्ड रहेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म अगर मैं यूज सिलेक्ट करूंगा तो डिफिकल्टी लेवल अगर मेरा बढ़ सकता है। देन मेरा पर्सनल कैपेबिलिटी क्या है, मेरा पर्सनल कैपेबिलिटी उतना है क्या कि मैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स के साथ इजीली डील कर सकूं, बिकॉज समटाइम्स इट माइट पॉसिबल कि मैंने बोलने के लिए तो बोल दिया लेकिन मेरा पर्सनल कैपेसिटी है ही नहीं कि मैं एंड्रॉयड के साथ वर्क कर सकूं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो कौन से फैसिलिटीज एग्जिस्टिंग अवेलेबल है जिसके थ्रू मैं अपने एफर्ट्स कम कर सकता हूँ वो देखेंगे। और आपके पास टाइम इनफ है क्या, बिकॉज शेड्यूल प्रेशर भी एक एफर्ट डालता है, एक तकलीफ क्रिएट करता है जिससे आपका आगे का जो काम है ना वो डिफिकल्ट हो सकता है। बिकॉज आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि ये टाइम पे इतना काम होना चाहिए लेकिन आपने ऐसा कोई टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लिया जो प्लेटफॉर्म काफी डिफिकल्ट है। जैसे मैंने बोला कि एंड्रॉयड के साथ सपोज मैं अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ तो वो डिफिकल्टी हो गया। अब ये डिफिकल्टी में अगर आपका शेड्यूल भी टाइट है तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं जब आप एंड्रॉयड के साथ वर्क कर रहे हैं। तो उसमें टाइट शेड्यूल में आपको जब ज्यादा डिफिकल्टीज मिलते हैं ना तो वो शेड्यूल प्रेशर आपके ऊपर आता है और उसकी वजह से फिर ज्यादा आपका प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका ये टेबल आपको यहाँ पे नीचे दिया है और सेम वे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो आप ये एग्जाम्पल्स देख लेना, ये कुछ ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्टाफिंग मतलब हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कितने स्टाफ आपको ऐड करने चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग R&D किए और अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट पे तो हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ पे कितने स्टाफ्स की जरूरत है हम लोग को। जैसे स्टाफिंग पैटर्न फॉर R&D प्रोजेक्ट, तो अगर हम लोग रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं तो कोई एक पॉइंट रहेगा जब यहाँ पे मैन पावर मिनिमम आपको रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे जैसे हम लोग रिसर्च पे आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको मैन पावर भी ज्यादा लगेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका रिसर्च एक हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है, मेन जो रिसर्च आप इतने टाइम से सोच रहे थे उस पे अगर आपका रिसर्च चल रहा है तो वो टाइम पे हाईएस्ट मैन पावर लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो रिसर्च का रिजल्ट आ रहा है और अब उसमें ज्यादा काम करने का नहीं है तो आपका क्या होगा,
मैन पावर कम होते जाएगा। और उसके साथ में अगर आप देखेंगे रिसर्च के लिए आपका टाइम जितना कम हो रहा है ना, यहाँ पे टाइम जितना ज्यादा जाते जाएगा, वो टाइम पे आप अपना काम खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, वापस मैन पावर बढ़ाते जाएंगे सो दैट ये रिसर्च ऑन टाइम खत्म हो। सो बहुत बार ये होता है कि हम लोग कभी कभी अपना रिसर्च को ऑन टाइम कंप्लीट करने के लिए बहुत बार मैन पावर बढ़ाते हैं सो दैट मेरा टाइम पे चीजें खत्म हो। वो एक मेन आपको यहाँ पे दिया है। देन ये प्यूटन्स वर्क है, आपको अगर याद रहे तो ये देख लेना, अदरवाइज इतना कुछ काम का नहीं है। एग्जाम्पल याद रखना और ऊपर का जो थियरी रखा है वो याद रखना। सेम है, नंबर ऑफ डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड, देखो वो सेम चल रहा है, लाइन ऑफ कोड कितने हम लोग डालेंगे उसी के ऊपर यहाँ पे हर जगह पे बात हो रहा है। तो कोई हम लोग इतना नया चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, ये इक्वेशन छोड़ देना, इतना कुछ हम लोग नहीं पढ़ने वाले। तो लाइन ऑफ कोड एफर्ट्स कितना लगेगा, कितने लाइन ऑफ कोड बनाने के लिए, और उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, बेसिकली ये पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। और उसका सेम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, कोकोमो टाइप ही यहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा। देन बेम्स रिजल्ट है, क्या बोला है, लिमिट बियॉन्ड द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन नॉट रिड्यूस इट्स शेड्यूल बाय बाइंग एनी मोर पर्सनल इक्विपमेंट्स। मतलब अगर आपके पास एक शेड्यूल डिफाइन है, वो शेड्यूल में के अंदर आपको अगर काम खत्म करना है, लेकिन अगर आप वो टेक्नोलॉजी से अगर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो वो टाइम पे आप अगर अलग से और टूल्स, नए इक्विपमेंट्स बाय करते हैं, नए लैपटॉप, पावरफुल लैपटॉप बाय करते हैं या नए लोगों को हायर करते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भाई आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास जो लोग हैं वो अगर उतने कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ में, तो ये सारी चीजें कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ हेल्प नहीं करेंगे। सेम वे कैपेल-जॉन्स एस्टिमेट रूल्स ऑफ थंब, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एम्पिरिकल रूल है। मतलब आपका जो नो साइंटिफिक बेसिस के आपका ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो कोई आपने एस्टिमेट बनाया है प्रोजेक्ट के लिए, वो यहाँ पे एग्जैक्टली काम करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और वो वैसे ही चलता भी है। सो दिस रूल्स आर हैंडी एंड टू यूज फॉर मेकिंग ऑफ हैंड्स एस्टिमेट्स। सो कैपेल-जॉन्स रूल्स है। पहला रूल क्या बताता है कि हम लोग कितने लाइन ऑफ कोड ऐड करने वाले हैं, और उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन पॉइंट, फंक्शन पॉइंट्स के हिसाब से। तो वन फंक्शन पॉइंट इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूँ इतने लाइन ऑफ कोड हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लाइक सी प्रोग्राम अगर मैं करता हूं, तो अगर मैं इसको पाइथन में लिखूंगा तो मेरे नंबर ऑफ लाइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, उसका एस्टिमेट। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एस्टिमेट कितना है, लाइक फंक्शन पॉइंट रेज्ड टू, अगर फंक्शन पॉइंट का कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ता है तो उसके हिसाब से आपका जो डेवलपमेंट का कैलेंडर टाइम है उसमें भी चेंजेस आने चाहिए, बिकॉज वहां पे भी क्या होंगे, आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा। रेट ऑफ रिक्वायरमेंट, लाइक यूजर रिक्वायरमेंट क्रीप इन एन एवरेज ऑफ 2% पर मंथ फ्रॉम द डिजाइन थ्रू कोडिंग फेज। क्या बोला है यहाँ पे, जब अगर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट के बाद में जब फाइनली आप अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे जाते हैं तो उसमें ये कुछ एफर्ट्स आपके इतने होते हैं, और वो एफर्ट्स कितने होते हैं, फॉर एग्जांपल समझो कि हम लोगों ने यहाँ पे रखा है कि हम लोगों के 2%, मतलब अगर मैंने ऑन एन एवरेज अगर रिक्वायरमेंट गैदर किया है तो उसमें से डिजाइन बना के फाइनली अगर हम लोग उसको आगे लेके जाते हैं कोडिंग फेज में, तो वो आपका 1 महीने का टाइम मिनिमम चले जाता है। या ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज रेट ऑफ 2% पर मंथ इतना डिजाइन आप बना सकते हैं और उसके बेस के ऊपर आपके डेवलपमेंट चालू हो सकते हैं। तो ये 2% का हम लोग का रेट है। उसके आगे डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी कितना होगा वो हम लोगों ने बताया। तो ईच सॉफ्टवेयर रिव्यू इंस्पेक्शंस और टेस्ट स्टेप्स विल फाइंड रिमूव 30% ऑफ बग्स एट प्रेजेंट। मतलब 100% कोई भी सॉफ्टवेयर बग फ्री नहीं होता है, रिमेंबर दिस। कोई भी सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री नहीं होता है, उसमें हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पढ़े या टाइप्स ऑफ बग समझ लो, तो वहां पे हम लोगों ने 5 टाइप पढ़े थे, क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर। तो उसमें से कौन से हाईएस्ट प्रायोरिटी पे उसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने का बात करते हैं, ये पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन मैन पावर एस्टिमेट देखेंगे हम लोग, कितने मैन पावर लगेंगे वो है। नंबर ऑफ पर्सनल मेंटेनेंस के लिए आपको कितना लोग लगेंगे जब एक बार बन जाएगा उसके बाद में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट्स एस्टिमेट कितने आपके, लाइक अप्रोक्स नंबर ऑफ स्टाफ कितना आपको रिक्वायर्ड रहेगा, है ना, वो सारे आएंगे। और उसके आगे नीचे सम कंक्लूजन रिव्यूज दिए हुए आपको। सो बस ये सिंपल सा ये सॉफ्टवेयर एफर्ट एस्टिमेशन वाला हम लोग का टॉपिक था, जिसमें जो थोड़े कुछ इक्वेशंस दिए हुए, वो इक्वेशंस कभी कभी हम लोग उसके ऊपर उसको याद रखने का ट्राई करते हैं, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो सेम इक्वेशंस हम लोग याद रखें एग्जाम में। अगर आपको इक्वेशंस याद नहीं रहते दैट्स फाइन, आप डायरेक्टली जो हम लोगों ने थियरी पढ़ा है उसको डायग्राम के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज वन वे।
लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, आपको एस्टिमेट्स निकाल के बताना है। एवरीवन नोट इट डाउन। मुझे 10,000 लाइन ऑफ कोड करना है, 10,000 लाइन ऑफ कोड है मेरे पास, गाइस नोट करना। एंड आई हैव 5 डेवलपर्स जो पर डे 100 लाइन कोड करते हैं, पर डे 100 लाइन कोड करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से एफर्ट्स आप डालेंगे, कौन से मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एफर्ट एस्टिमेशन के लिए, और टोटल कितना टाइम लगेगा। चलो जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। यू हैव 5 मिनट्स टाइम। सर 100 दिन। अगर मैं सिंपली यहाँ पे 10,000 लाइन ऑफ कोड करना है, मुझे 5 डेवलपर है, हर दिन में वो 100 लाइन कोड करते हैं, बराबर है। तो अगर एक दिन में मतलब 1 डे में हम लोगों का कितना लाइन कोड हो रहा है, 500 लाइन्स कोड हो रहा है। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे अगर कैलसी से अगर कुछ नहीं, तो अगर मैं कैलसी से देखूं, बराबर है, जो अपने टीवाई वाले जो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो 10,000 अगर मेरे पास है, 10,000 डिवाइड बाई 500 कितना हुआ, 20 डेज। हाँ, अब 20 डेज कोडिंग का गया, उसके साथ में अब ये 20 डेज कोडिंग मतलब कितना, 3 वीक्स हम लोग पकड़ सकते हैं इसको। अब ये 3 वीक्स में इस 3 दिन का छुट्टी हम लोग पकड़ते हैं। तो अगर ये 3 वीक्स के टाइम में अगर मैं 3 दिन का छुट्टी पकड़ता हूं, मतलब अभी मेरा जो एक्चुअल कोडिंग का टाइम है वो मैं 24 डेज पकड़ूंगा। और अगर मैं बफर रखता हूं, कोई एक एरर या कुछ आया उसके लिए, तो बफर टाइम आपका सपोज मैं रखता हूं 3 दिन का, तो मतलब टोटल अब मेरे पास टोटल डेवलपमेंट के लिए जो मुझे डेज लगेंगे वो कितने हो गए, 24 + 3 27 डेज फॉर डेवलपमेंट। उसके साथ डायरेक्ट डेवलपमेंट तो नहीं होगा, 10,000 लाइन कोड करना है, लेकिन उसके पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये सब काम के लिए सपोज मैंने यहाँ पे बोला 3 to 4 डेज। देन सेम वे डिजाइन जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए ऐसे कि 5 डेज लगेंगे आपको, और 27 डेज एज वी नो फॉर कोडिंग। देन 4 to टेस्टिंग के लिए 3 to 4 डेज, और फाइनली डिप्लॉय करने के लिए वी रिक्वायर्ड 2 डेज। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए सपोज मैं बोलता हूं कि मुझे 2 लोग लगेंगे, 2 people आर देयर। देन डिजाइनिंग के लिए वी रिक्वायर्ड 2 people। देन कोडिंग के लिए तो हम लोग को पता है वी हैव 5 people। टेस्टिंग के लिए वी रिक्वायर्ड अगेन 2 people, एंड डिप्लॉयमेंट के लिए अगेन रिक्वायर्ड 2 people। सो अब यहाँ पे इसके नीचे यू हैव टू राइट इट डाउन, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ डेज विच इज रिक्वायर्ड, एंड हर एक जो पर्सन है यहाँ पे, ओके, एवरी पर्सन सैलरी पर डे 1,000 रुपीज है। तो कितना दिन लगेगा, कितना लोग लगेंगे और कितना पैसा लगेगा, कैलकुलेट करो श्वेता। श्वेता, श्वेता, हाँ बताओ मुझे, कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से। सैलरी मतलब मंथली जो भी रहेगा, हम लोग बोल रहे हैं पर डे मुझे 1,000 देना पड़ता है, मतलब मंथली 30,000 पकड़ो ना। मंथली 30,000 सैलरी है हर एक एम्प्लॉय का मेरा, तो पर डे कितना 1,000 हुआ ना उसका। तो अगर ये 2-2, 3-3 दिन काम कर रहे हैं, मतलब मेरा कितना जाएगा वो देखो ना। अगर ये 3 से 4 दिन, तो अगर मैं 4 दिन पकड़ता हूँ, 2 लोगों ने काम किया, तो अगर एक बंदा 4 दिन काम करता है तो 4,000 गया, मतलब 2 बंदों का यहाँ पे कितना गया, 8,000 गया। देन अगर 5 दिन 2 लोग काम कर रहे हैं तो कितना, 10,000 गया। दिस इज रुपीज। सेम वे आगे का कैलकुलेट करो। सो यहाँ पे हम लोग अगर टोटल कैलकुलेट करें
27 डेज फॉर कोडिंग, बराबर है। 27 डेज मतलब 5 लोग हैं, 27 मल्टीप्लाई विथ 5। अगर यहाँ पे हम लोग 135 टोटल कितना जाएगा, अगर 27 है, 27 मल्टीप्लाई विथ 5 मतलब 27 मल्टीप्लाई विथ 5 135 हुआ आपका। उसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 1,35,000। यस सर। श्वेता क्या कैलकुलेट कर रहे हो? सर मैंने 27 आगे देखा ही नहीं। And 3 to 4 people, 3 to 4 days for testing। तो अगर 4,000 8,000 यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ पे आपका पेमेंट के 4,000 यहाँ पे जाएगा, बराबर है। तो अब अगर टोटल में पकड़ता हूँ यहाँ पे 1,65,000 है शायद सब मिला के। 1,35,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 कितना हुआ, 1,65,000। तो 1,65,000 का आपका ये 1,65,000 आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। इस पे अभी अगर मैं पकड़ता हूँ कि टोटल डेज कितने हुए वो कैलकुलेट करते हैं। 4 और 5 27 42 डेज हो रहा है। 42 डेज मतलब 1.5 मंथ पकड़ते हैं। हाँ सर। 1.5 मंथ और 1.5 1.5 मंथ आपका जा रहा है। मतलब अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो मेरा एटलीस्ट 1.5 महीने का सैलरी इसमें से निकलना चाहिए। सो इफ अप्रोक्स अगर मैं एम्प्लॉयज को अगर 30,000 सैलरी मंथली देता हूँ तो मेरा तो एटलीस्ट 50,000 सैलरी 40,000 तो पकड़ना चाहिए मेरा सैलरी। तो अभी 1.5 महीने का सैलरी मतलब मिनिमम मुझे यहाँ पे 60,000 का बेनिफिट होना चाहिए। तो 1,65,000 प्लस 60,000 2,25,000 मेरा सैलरी पकड़ के, बराबर है। तो यहाँ पे 2,25,000 प्लस जो मैं लाइट बिल लैपटॉप्स ये वो यूज करूंगा उसका 5,000 एक्स्ट्रा जो मैंने ऑफिस सब कुछ यूज किया, मतलब 2,30,000 का हम लोगों का मेन पूरा एक बजट बनेगा। 42 डेज में अगर हम लोग टोटल हम लोगों ने बफर टाइम ये सब पकड़ के किया, दिस इज द एक्चुअल अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग सिंपल सा प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ओके, सो ये हम लोगों का यूनिट 2 था, कंप्लीट हुआ जो आज यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाले पार्ट के साथ में। आप एक बार देख लेना। आज मैं आपको यहाँ पे वापस अभी नया वाला कोई टॉपिक नहीं करा रहा हूँ। ये हम लोग यूनिट 3 जो है एक्टिविटी प्लानिंग, ये नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।